नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई महानायक हैं जिन्होंने अपने महान कार्यों से देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ही महान नेता हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद, जिनका आज 23 जुलाई को जन्मदिन आता है। आइए जानते हैं कि आखिर इनमें ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण से आज हमारे लिए ये वंदनीय है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, एक राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा उनके नायक के रूप में स्वीकृत। उनका नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बहुत प्रसिद्ध हुआ। अपने परिश्रम के बल पर अपनी शाला के मेधावी छात्रों में बाल गंगाधर तिलक की गिनती होती थी। वे पढ़ने के साथ साथ प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम भी करते थे, इसलिए उनका शरीर स्वस्थ और पुष्ट था। 1879 में उन्होंने बीए तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। घर वाले और उनके मित्र संबंधी यह आशा कर रहे थे कि तिलक वकालत करके धन कमाएंगे और वंश के गौरव को बढ़ाएंगे, परंतु तिलक ने प्रारंभ से ही जनता की सेवा का व्रत धारण कर लिया। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से एक शिक्षण संस्था के निर्माण को दे दी। सन 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल और कुछ साल बाद फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित भी पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय शिक्षा के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा दर्पण, मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता तथा भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया तो तिलक ने बंगालियों द्वारा इस विभाजन को रद्द करने की मांग का जोरदार समर्थन किया तथा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की, जो जल्दी में ही एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। तिलक के क्रांतिकारी कदमों से बौखलाए अंग्रेज उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल के लिए देश निकाला का दंड दिया और बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। इस अवधि में तिलक ने गीता का अध्ययन किया और गीता रहस्य नामक भाष्य भी लिखा। तिलक के जेल से छूटने के बाद जब गीता का इस अवधि में जब उनका गीता रहस्य प्रकाशित हुआ तो उसका प्रचार प्रसार आंधी तूफान की तरह बढ़ा और जनमानस उससे अत्यधिक आंदोलित हुआ। 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल भी शामिल थे, इसलिए इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में स्वराज्य स्थापित करना था। उन्होंने ही सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। लोकमान्य तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस बढ़ा। उन्होंने पूरे भारत के लिए समान लिपि के रूप में देवनागरी की वकालत भी की। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बंबई में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बताया। ऐसे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। चंद्रशेखर आजाद, उनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भावरा गांव में बीता।
वहां बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे 14 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत हुए। यहां जज ने जब उनका नाम पूछा तो पूरी दृढ़ता से उन्होंने कहा आजाद। पिता का नाम पूछने पर बोले स्वतंत्रता, पता पूछने पर बोले जेल। इस पर जज ने उन्हें सरेआम 15 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। ये वो पल था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरस रहे थे और वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। ये ही वो दिन था जब देशवासी उन्हें आजाद के नाम से पुकारने लगे थे। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में भी किया है। ऐसे ही कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को जिसकी उम्र 14 या 15 साल की थी और जो अपने को आजाद कहता था, बैंत की सजा दी गई। वह नंगा किया गया और बैंत की टिकड़ी से बांध दिया गया। जैसे जैसे बैंत उस पर पड़ते थे उसकी चमड़ी उधेड़ डालते थे। वह भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बैंत के साथ वह लड़का तब तक वही नारा लगाता रहा जब तक बेहोश नहीं हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बना। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में लिखा। चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। एक वक्त था जब उनके इस नारे को हर युवा दोहराता था। 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया, उनकी विचारधारा में बदलाव आ गया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उन्होंने 1925 में काकोरी कांड किया। भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया और दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम भी दिलवाया। ऐसा भी कहा जाता है कि आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। अचूक निशानेबाजी होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ वो एक अलग नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। प्राय सभी क्रांतिकारी उन दिनों रूस की क्रांतिकारी कहानियां से अत्यधिक प्रभावित थे, परंतु आजाद खुद पढ़ने के बजाय दूसरों से सुनने में ज्यादा आनंदित होते थे। और अल्फ्रेड पार्क में जब अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर रहे थे, तब किसी ने धोखा देते हुए उनकी उपस्थिति पुलिस को बता दी। पुलिस आ गई, दोनों ओर से गोली चली। कहते हैं आजाद का जो आजाद रहने का मन था, उसी मन के तहत उन्होंने स्वयं को गोली मार ली कि फांसी पर नहीं चढ़ूंगा। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द जो झाड़ियां बांध दी गईं, लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे, लोग सड़कों पर उतर आए। आजाद के प्रशंसकों में उन दिनों पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू विशेष तौर पर थी।
शाम के वक्त इन सभी के नेतृत्व में एक बड़ी सभा हुई। वहां आजाद की अस्थियों को चुनकर जुलूस भी निकाला गया। इतनी भयंकर भीड़ थी कि इलाहाबाद की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया और कहा गया कि बंगाल में खुदीराम बोस के बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने घर पर रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आजाद को भी सम्मान मिलेगा। जिस पेड़ के नीचे आजाद मारे गए थे वहां हर दिन लोगों की भीड़ लगने लगी थी। लोग फूल मालाएं चढ़ाने, दीपक जलाने लगे। अंग्रेज सरकार ने रातों रात उस पेड़ को जड़ से काटकर उसका नामो निशान मिटा दिया और जमीन बराबर कर दी। उसकी लकड़ी को लारी से उठाकर कहीं और फेंकवा दिया। बाद में आजाद के चाहने वालों ने उसी जगह पर जामुन के एक पेड़ का वृक्षारोपण किया। चंद्रशेखर आजाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजाद की शहादत के 16 वर्षों बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी का उनका सपना पूरा हुआ। हम उनके किए कार्यों का स्मरण कर राष्ट्र हित में कार्य करें और उन्हें जीवित रखें। धन्यवाद।